अहम खबरों का रुख करते हैं। नई दिल्ली में सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर जेडीयू नेता नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, आईएनएलडी के दुष्यंत चौटाला, एसजेपी के कमल मुरारका और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में महाधरना दिया जाएगा। इन दलों ने नरेंद्र मोदी सरकार पर सभी मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया है और इसी वादा खिलाफी के विरोध में सोमवार को महाधरना बुलाया है। माना जा रहा है कि 6 दलों के विलय में भले देर हो सकती है, लेकिन सोमवार को आरजेडी और जेडीयू के विलय की घोषणा हो सकती है। असल में अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, जिसे देखते हुए महाविलय का इंतजार किए बिना ये दोनों दल एक हो सकते हैं। महाधरना के पहले समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव से दिल्ली में खास बात की है जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने। जनता परिवार का जंतर मंतर पर धरना है और इसको लेकर क्या तैयारियां और क्या स्ट्रेटजी होगी, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव। रामगोपाल जी, 22 दिसंबर को ये पहला धरना आप लोग कर रहे हैं, जो संयुक्त रूप से अभी तक मीटिंगें हो रही 6 दलों की, क्या स्ट्रेटजी होगी, किन मुद्दों पर आप सरकार को घेरेंगे? काले धन के नाम पे एक पैसा नहीं लाया जा रहा है, एक आदमी को अभी तक रोजी रोटी नहीं दी, तो इतनी बड़ी देश की जनता के सामने वादा खिलाफी की है इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इसके खिलाफ हम लोग कल 22 तारीख को जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और उस धरना के माध्यम से सरकार को भी जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की जनता को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने बहरूपिये हैं, किस तरह का रूप बना लेते हैं। अब उन मांगों की कोई बात न करे तो दिशा मोड़कर धर्मांतरण और तमाम तरह के मुद्दे सामने ला रहे हैं ताकि ये चीज़ें सब भूल जाएं। रामगोपाल जी, ममता बनर्जी ने भी आपके इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। वो अपना संदेश लेकर डेरेक ओब्रायन को भी आपके धरने में शामिल करेंगी। क्या आपको लगता है कि इससे जो ये आपका जनता परिवार एक पूरा मोर्चा बना, जनता परिवार बनते हुए दिख रहा है, इससे मदद मिलेगी? देखिए, जिस तरह से हिंदुस्तान की सरकार वादा खिलाफी कर रही है, उससे न केवल ममता जी बल्कि आने वाले दिनों में संभवतः बीजेडी भी हमारे साथ, भारतीय जो बीजू जनता दल है वो भी हमारे साथ आएगा और इस सरकार के खिलाफ जो देश में अमन चैन को ख़त्म करना चाहती है उसमें सारे दल एक साथ होंगे और इनकी मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। क्या इस धरने में, एक अंतिम सवाल आपसे, धर्म परिवर्तन का मुद्दा भी रहेगा? देखिए, धर्म परिवर्तन का मुद्दा जब हमने ये रखा था उसमें नहीं था, लेकिन ये धर्म परिवर्तन के मुद्दा को तो रोजाना, अब तो उन्होंने, मोहन भागवत ने आज कह दिया कि ये तो हिंदू राष्ट्र है, तो ये स्वाभाविक रूप से ये हमसे ज़्यादा स्वयं सरकार को विचलित करने वाला कदम है। तो ये थे समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव, जिन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को होने वाले धरना प्रदर्शन में कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे, लेकिन खास तौर पर काला धन का मुद्दा सबसे प्रमुख होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। अब झारखंड में मतदान के बाद अब मतगणना का इंतजार है। हालांकि एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त बताई गई है, इससे बीजेपी के नेता तो गदगद हैं, लेकिन बाकी दूसरे दलों के नेता एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि अगर एग्जिट पोल सच साबित होता है तो क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व बचा रह पाएगा? एग्जिट पोल के इस नतीजे से बीजेपी की बल्ले बल्ले होती दिख रही है, लेकिन झारखंड में क्षेत्रीय दलों के भरोसे सत्ता में भागीदारी रखने वाली बीजेपी अब मोदी मैजिक के भरोसे ऐसे दलों के वजूद के खात्मे की बात करने लगी है। छोटी पार्टी का जो काम होना चाहिए था वैसा वो लोग कर नहीं रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे बड़ी पार्टी का उदय होगा और छोटी पार्टी नहीं रह पाएगी। एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, अगर हम उसको सच्चाई माने, जो कि पूर्व में ये सिद्ध हुआ है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो लगभग सही निकले हैं और उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में है। वैसे दूसरी हकीकत ये भी है कि झारखंड में क्षेत्रीय क्षेत्र अब तक बेहद ताकतवर माने जाते रहे हैं। उनका अपना कैडर है और वो राष्ट्रीय दलों के लिए सूबे में खतरे का सबब भी रहे हैं। कि झारखंड में इस बार जो प्रतिशत बढ़ा है वो गाँव में बढ़ा है।
ग्रामीण इलाकों में बढ़ा है, शहर में नहीं बढ़ा है। एग्जिट पोल के अमूमन जो सैंपल लिए जाते हैं वो छोटे छोटे कस्बे और शहरी इलाकों से लिया जा सकता है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जेबीएम इस बार 15 सीट निश्चित तौर पे निकालेगी। अगर एग्जिट पोल को इस वक्त सही माना जाए तो खतरे के दायरे में बिहार का महागठबंधन है। हालांकि लालू और नीतीश की दोस्ती की कोशिश मोदी के खिलाफ ही नई ताकत का प्रदर्शन है। तात्कालिक परिस्थिति हो सकती है, कोई राष्ट्रीय पार्टी कहीं चुनाव जीत जाए, कहीं उसकी हैसियत बड़ी दिखे, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां इस देश की जो बनावट है, जो संरचना है, उसमें बराबर ही प्रासंगिक रहेंगी। जाहिर है सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी झारखंड में क्लीन स्वीप करती है तो हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा ही हाल यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों का भी होगा। और तब क्या बिहार में महागठबंधन को नए सिरे से रणनीति तय करनी होगी। तो झारखंड का किंग कौन होगा, हर किसी के मन में यही सवाल है। बहरहाल दूसरी खबर का रुख करते हैं। बिहार से जुड़ी खबर है। बिहार में डिक्की अपनी धमक दिखाने की तैयारी में है। उम्मीद है बहुत जल्द डिक्की बिहार में अपना काम शुरू कर देगा। अगर ऐसा होता है तो बिहार में दलितों के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। आखिर क्या है डिक्की और दलितों के विकास में क्या है इसका योगदान, देखिए इस रिपोर्ट में। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी डिक्की एक बिजनेस संस्था है। यह संस्था दलित व्यवसायियों को संगठित करने और उन्हें सरकार से हर संभव मदद दिलाने के लिए पिछले 10 साल से काम कर रही है। 22 राज्यों में इसने अपना चैप्टर खोल रखा है और जल्द ही बिहार में भी इसका एक चैप्टर खुलेगा। तो वो फिर आगे यहाँ पे मेंबर्स बनाएंगे। तो हम भी चाहते हैं कि बिहार के लोग भी जो देश भर के दलित उद्योगपति हैं, जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ जुड़ें, उनके साथ कंधे से कंधा बढ़ा के आगे चलें और उनका भी डेवलपमेंट हो जैसे कि बाकी सब स्टेट्स में हो रहा है। यही हमारा मेन उद्देश्य है डिक्की। बिहार के रहने वाले और डिक्की के नेशनल काउंसिल के मेंबर राजेश पासवान भी डिक्की के बिहार चैप्टर खुलने से बेहद उत्साहित हैं। बिहार में दलित बिजनेसमैन की अलग से पहचान नहीं बन पाई है। राजनीतिक रूप से पहचान बनी है लेकिन बिजनेस की गतिविधियों की पहचान नहीं बन पाई है। और हमारी कोशिश है कि आज की मीटिंग के माध्यम से हम इस समाज में जो लोग बिजनेस में लोग हैं सबसे पहले उनको जोड़ने का। बिहार में दलित व्यवसायियों की स्थिति ठीक नहीं। अगर इस तरह की कोई संस्था काम करती है तो इन्हें उम्मीद है कि दलितों का विकास होगा। निश्चित रूप से ये बिहार के दलितों के लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए कि इस विषय को लेकर कोई पहल करने वाले, सरकार के स्तर पर बात करने वाले एक प्लेटफॉर्म तो मिलेगा, एक लीडरशिप प्राप्त होगा बिहार के अंदर, जो कि अभी तक कम्युनिकेशन गैप के कारण जो हमारा विषय है सरकार के पास नहीं जा पाती उधम को लेकर। बाकी सब रिजर्वेशन है, आरक्षण है, ये तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन उधम दलितों का उधम का कैसे विकास हो, उधमी दलित का कैसे प्रोग्रेस हो, इस संबंध में कभी कोई बात नहीं की जाती है। इसका प्लेटफॉर्म ये निश्चित रूप से मिलेगा। दरअसल बिहार में महादलितों को लेकर एक अलग सियासी तौर पर तबका बनाया गया है। इस तबके को लेकर नेताओं के बीच हमेशा जुबानी जंग चलती रहती है, मगर महादलितों को हमेशा उम्मीद उनके उत्थान की रहती है। क्या डिक्की की ये पहल दलितों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी? आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। तो डिक्की से महादलितों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, खास करके वैसे महादलितों को जो व्यवसाय करना चाहते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर करोड़ों खर्च होते हैं, विकास के नाम पर गाहे बगाहे सरकार अपनी पीठ थपथपाने से परहेज भी नहीं करती, जबकि वास्तविकता इसके ठीक उलट है। बगहा में छापुआ से गोरखपुर जाने वाली सड़क की हालत देखें तो सरकार के सारे दावे धरे के धरे नजर आते दिखाई देते हैं। इस ऊंची नीची और खस्ता हाल सड़क पर कोई भी चलने से पहले 100 बार सोचे। बगहा से लौरिया मदनपुर जंगल से होकर पनिया हवा को जाने वाली NH 28B सड़क काफी जर्जर है। हादसों की गवाह है ये सड़क। इस सड़क को लेकर ना तो राज्य सरकार ही जागरूक है और ना ही केंद्र सरकार को ही इस NH की कोई सुध है। महर्षि वाल्मीकि की स्थली वाल्मीकि नगर, लवकुश की जन्मस्थली,
चंपारण की हमारी बौद्ध स्थलियाँ और इन दोनों राज्य और उधर नेपाल माने ये अंतर्राष्ट्रीय स्थल है। और छितौनी बगहा पूर्व फॉरेस्ट की में NOC के अभाव में हमारा छितौनी बगहा का अप्रोच रोड नहीं बन रहा है, 3 किलोमीटर नौरंगिया के बीच का नहीं बन रहा है। मैं विधायक बनने के बाद इसको विधानसभाओं से लेकर के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी हमने कहा। यूपी और बिहार को जोड़ने वाली इस सड़क के खस्ताहाल होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई घंटों तक आवागमन भी बाधित होता है, लेकिन ये NH-28B के लिए अब आम बात हो गई है। NH-28 पे सफ़र करना जैसा लगता है कि अफ्रीका के कोई जंगलों में सफ़र कर रहे हैं। अगर कोई एक बार आए तो फिर वो वहाँ के लिए ट्रैप कर जाए। अभी हम जस्ट इधर से जा रहे थे, वहाँ पे हमारी गाड़ी वहाँ पे जाके स्टक हो गई, पूरी कीचड़ में जाके दलदल में फंस गई। एट लास्ट मोमेंट पे कुछ लोगों वहाँ पे मेहनत किए, फिर उसके बाद ट्रैक्टर से खींच के निकालना पड़ा। तो ये बहुत ही डिफरेंट काइंड का एक एक्सपीरियंस है और सबसे डिफरेंट है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर जंगल से होकर गुजरने वाली ये मुख्य सड़क सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के पनिया हावा से लेकर बगहा और बेतिया तक सिंगल वे है और पूरी तरह जर्जर भी हो चुकी है। होने का सबसे बड़ा कारण है कि एक प्रक्रिया होती है। भारत सरकार का जो है वन संरक्षण अधिनियम जो है, उसका है कि अगर आपको कोई भी फॉरेस्ट एरिया में नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी करनी है तो आपको एक विहित प्रपत्र में फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा। उसके उपरांत भारत सरकार उसको जो है अनुमति देगी। तो आपके इंजीनियर ने पहले दिया नहीं, अभी हमको 1 महीना पहले हमको प्रपोजल दिया गया है। हमने उसमें अपना मंतव्य लिखते कि भाई की रोड एक ज़रूरत है, राज्य की ज़रूरत है और कुछ शर्तें लगा के इस रोड को अनुमति दी जा सकती है। अभी पटना चला गया है, पटना में उसको प्रोसेस होने के बाद भारत सरकार जाएगा, भारत सरकार उसको अनुमति देगी, उसका रोड बन जाएगा। दूर दराज से आने वाले यात्री हों या वाहन चालक, सब अपनी जान को रिस्क में डालकर इस NH पर सफर करते हैं। वैसे तो सड़क के जीर्णोद्धार की मांग के साथ क्षेत्र के लोग एकजुट हो रहे हैं, लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। इमरान, जी मीडिया, बगहा। आगे बढ़ते हैं। कटिहार में लड़कियों को बहलाकर मानव तस्करी करने की आरोपी महिला की सरेआम पिटाई की गई है। आरोपों के मुताबिक 3 दिन पहले कटिहार के नवाबगंज गांव में 13 साल की लड़की को उत्तर प्रदेश के मानव तस्करों के हाथ बेच दिया गया था और जब इसकी जानकारी पंचायत को मिली और शक के आधार पर एक महिला से पूछताछ की गई तो उसने आरोपों को कबूल भी कर लिया। इतना ही नहीं, उसने गिरोह के दूसरे लोगों के नाम भी बता दिए। इसकी जानकारी मिलने के बाद भरी पंचायत में आरोपी महिला के साथ गिरोह की दूसरी महिला सदस्यों की जमकर पिटाई कर दी गई और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी पुरवैया पर देख पा रहे हैं। कटिहार की तस्वीरें हैं जहां कुछ नाबालिग बच्चियों को गांव की ही महिलाएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों में बेचने का काम करती थी। मानव तस्करी में शामिल ये औरतें थी जिनकी पिटाई होते हुए आप देख रहे हैं। पूछताछ में इन्होंने अपना गुनाह भी कबूल किया है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पंचायत को शक था कि इन्हीं महिलाओं का हाथ है बच्चियों को बेचने में। बच्चियां गायब हो रही थी गांव से। शक के आधार पर पूछताछ हुई और पूछताछ में बातें सामने आई कि इन्हीं महिलाओं का हाथ था। मानव तस्करी में शामिल ये महिलाएं बच्चियों को बेचने का काम करती थी, लेकिन कानून को हाथ में लेती ये महिलाएं, स्थानीय लोग कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े कर रही हैं स्थानीय पुलिस और प्रशासन के ऊपर कि अगर इन महिलाओं ने गुनाह किया भी था तो उसकी सजा कानून को देने का उचित हक था, ना कि स्थानीय लोगों को। बर्बर तरीके से, बुरे तरीके से इन महिलाओं की पिटाई की गई है सरेआम, लेकिन यहाँ ना तो कोई पुलिस का नुमाइंदा नजर आता है और ना ही प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी। वो अभी तक में जो सुकारी है कि शुक्रवार के रात में ही लड़की को उत्तर प्रदेश के 2 लोगों के हाथों में बेच दिया है। वो लोग के अमरपाली ट्रेन पर चढ़ा करके वापस घर आया है। परसों सांझ के चढ़ेना 11 बजे कथिब चढ़ा दिलो रेलो अब हमरा नहीं चढ़ेना, हमरा बैठा दिल के ही नाम थे, उसने चढ़ाल गए 3टा। पैसों को लेलकै पैसा लेने होते हम नहीं देखल, हमरा बगलों में बैठेलकै, उन्हें गए चढ़ा ला, हमरा एना बैठेलकै।
एक और ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन हाजिर हो रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए जी पुरवैया। आपने एक इंसान को दूसरे की मदद करते हुए देखा होगा, लेकिन अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वैसा आपने न कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। कानपुर में एक मरते हुए बंदर को दूसरे बंदर ने बचाया है। एक बंदर मौत के मुंह से अपने साथी को कैसे बचाया, देखिए इस रिपोर्ट में। सुपर डॉक्टर बंदर। जब बंदर ने बचाई बंदर की जान। अगर यह हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने ना आई होती तो यह सोचना भी मुश्किल होता कि एक बंदर भी किसी बेहतरीन डॉक्टर की तरह ही किसी की जान बचा सकता है और इंसानी बुद्धि को चुनौती दे सकता है। बंदर को लगा था हजारों वोल्ट का करंट। झटका खाकर मौत के मुंह में था बंदर। ये बंदर एक हाई टेंशन तार की चपेट में आया था और हजारों वोल्ट का झटका खाने के बाद सीधा पटरी के पास गिर पड़ा। देखकर यही लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। बंदर की आंखें बंद हो चुकी थी और जिस्म करीब करीब बेजान। बंदर ने अपनाए मेडिकल साइंस के तरीके। डॉक्टर की तरह किया बंदर का इलाज। पटरी के पास पड़े बंदर को देखकर वहां दो बंदर आए, जिसमें से एक ने उसे बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। पहले उसने बंदर को नाली से बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। बंदर को खूब हिलाया डुलाया। उसे दांत से पकड़कर खूब झकझोरा, लेकिन बंदर में किसी तरह की हरकत नहीं हुई। लेकिन उसे बचाने आए बंदर ने हार नहीं मानी और डॉक्टर की तरह उसे बचाने में पूरे जी जान से जुटा रहा। सुपर डॉक्टर बंदर। जब बंदर ने बचाई बंदर की जान। बंदर ने बेजान पड़े बंदर के सीने को पंप करना शुरू किया। अगर हार्ट ने बीट बंद कर दिया है तो कार्डियक मसाज करते हैं, उसको पुश देते हैं तो उससे हार्ट बीट एकदम से स्टार्ट हो जाती है। तो उसी तरह की एक प्रक्रिया जैसी लग रही थी। मेडिकल साइंस में यह तरीका उस वक्त अपनाया जाता है जब शरीर की सारी मशीनरी फेल हो चुकी होती है। लेकिन सीना पंप करने से भी बंदर को होश नहीं आया, तो साथ ही बंदर ने शुरू की शॉक थेरेपी। उसे दांत से खूब झकझोरा, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तो इस बंदर ने साथ ही बंदर को बचाने के लिए उसकी आंखों के ऊपर के हिस्से को दांतों से दबाना शुरू किया। आंख के ऊपर जो दबाने वाली स्थिति मैं देख रहा था कि आंख के ऊपर उस जोर से यहाँ पे बैठ दे रहा था। तो हम लोग भी यहाँ पे आंख के ऊपर नर्व प्रेस करते हैं रिफ्लेक्स देने के लिए। काफ़ी पेनफुल रिफ्लेक्स होता है, तो अगर बेहोशी की स्थिति होती है तो एकदम से आदमी जागृत हो जाता है। तो ये चीज़ें बंदर में मतलब जो है करते हुए देखा जा रहा था इस आपकी वीडियो में। तो ये बहुत ही मतलब जो है थोड़ा आश्चर्यजनक चीज़ थी। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर बेहोश व्यक्ति को होश में लाने के लिए आंखों के ऊपर की नर्व प्रेस करते हैं, सुपर डॉक्टर बंदर ने साथ ही बंदर को पानी में डाल दिया और फिर दोबारा झकझोरा। डॉक्टर बंदर की कोशिशें कामयाब हुई और बेजान पड़े बंदर के जिस्म में हलचल शुरू हो गई। लेकिन बंदर ने साथी को छोड़ने की बजाय अपना ट्रीटमेंट जारी रखा और उसे सीधा उठाकर एक बड़े नाले में डाल दिया। यह नुस्खा काम कर गया और बेजान पड़ा बंदर उठकर बैठ गया और स्टेशन पर तालियां बजनी शुरू हो गई। आखिरकार वो अपने साथी की जान बचाने में कामयाब जो हो चुका था। ब्रिजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, कानपुर। और अब एक जरूरी सूचना, घर में रखी पूंजी को सुरक्षित बैंक में जमा करवाएं और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलवाएं। इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही।